नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम किसी भी परीक्षाओं के लिए ये इलेक्ट्रीशियन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे बने रहेंगे तो आपको यहाँ से काफ़ी कुछ अच्छा ज्ञान सीखने को मिलेगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। वीडियो अच्छा लगे, अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज से हम अपने प्रश्नों की, जो कि हमारे प्रश्न आज से दिए गए हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कंडक्टर के आकार को नापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक वायर गेज के खांचों में बेयर कंडक्टर डालते समय बेयर कंडक्टर को डैश डैश है। सही उत्तर ना तो कसा हुआ होना चाहिए और ना ही ढीला होना चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। चलिए हम इसके अलावा इससे जुड़े सारे फैक्ट यहीं पर देख लेते हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि स्टैंडर्ड वायर गेज का उपयोग वैद्युतिक तार या केबल की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। और अगला पॉइंट है, यह गोलाकार होता है जिसके परिधि पर विभिन्न आकार के छिद्र या स्लॉट बने होते हैं जिन पर इनका साइज लिखा होता है। यहीं पर आप वायर डालकर आप नाप सकते हैं। और अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं, जो कि जिस स्लॉट में तार सही तरीके से घुस जाता है वही उस तार का साइज होता है। BIS के अनुसार स्टैंडर्ड वायर गेज द्वारा 0.125 mm से लेकर 8 mm तक के मोटे तार का व्यास मापा जा सकता है, जो कि दोस्तों ये काफ़ी अच्छी जानकारी है, आप इसे ज़रूर याद रखें। ये इसका पूरा साइज ज़रूर याद रखें। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि ब्रिटानिया जोड़ एक प्रकार का विद्युतीय जोड़ है, उसे निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? सही उत्तर आपका है जो कि ऊपरी तार, ये इसका सही उत्तर है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि जानकारी इस प्रकार है। जैसे कि ब्रिटानिया जोड़ एक प्रकार का विद्युतीय जोड़ है, इस जोड़ का उपयोग ओवरहेड लाइन में किया जाता है। जैसे कि ब्रिटानिया जोड़ के बारे में देखते हैं, इस प्रकार के जोड़ में तारों अथवा केबल के चालकों को एक दूसरे के समांतर व सट्टा कर रखा जाता है। समापक सिरे को समकोण पर मोड़ दिया जाता है। दोनों तारों पर एक तीसरा तार लपेट कर जोड़कर तैयार किया जाता है। इसका प्रयोग ओवरहेड लाइन में किया जाता है। ये पूरी जानकारी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगला प्रश्न आपको बताना है, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है। लकड़ी के लेखों पर छोटे छेद उबाऊ के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त किया जाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्राडल राइट आंसर है। चलिए, जो कि यहाँ पर लकड़ी के लेखों पर छोटे होल बोटिंग के लिए सूजा, यानी जिसे ब्राडल कहते हैं उसे सूजा भी कहते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न चाहे तो आप भी उत्तर कर सकते हैं। जैसे कि एक तार के व्यास को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से मापा जा सकता है? सही उत्तर हम ही आपको अभी बता के आए हैं, वायर गेज, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी फिर से एक बार आपको बताते हैं, जो कि आपको पूरा याद हो जाए। एक तार के व्यास को वायर गेज को प्रयोग करके मापा जा सकता है। वायर गेज द्वारा सुपर एनेमल तारों या केबल का व्यास ज्ञात किया जाता है। इसके चारों ओर परिधि पर कटिंग होती है जिन पर नंबर लिखे होते हैं। इनमें तार को डालकर इसकी गेज ज्ञात करते हैं। जिस स्लॉट पर ठीक से फिट हो जाता है वही उसका गेज नंबर होता है, जो कि हमने आपको अभी बताया है। अगला प्रश्न, स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल आपको बताना है क्या होता है? सही उत्तर आपका है, जो कि कुंडली में इसके प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं, इसको पूरी जानकारी फिर से आपको बताते हैं जैसा कि आपको याद हो जाए। स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में इसके प्रेरकत्व के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है। स्वप्रेरित अर्थात स्वयं से प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है।
अगला प्रश्न आपको बताना है जो कि यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि हम आपको बता दें, एक प्रेरकत्व जो लोहे के क्रोड में प्रदान की गई हवा का अंतराल रोकता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, क्रोड संतृप्ति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फिर से एक बार बताते हैं जो कि आपको याद हो जाए। एक प्रेरकत्व जो लोहे के क्रोड में प्रदान की गई हवा के अंतराल को रोकता है, क्योंकि हवा में क्रोड संतृप्तता का गुण नहीं होता है। आप इसे जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, एक कुंडली के प्रेरकत्व की गणना करें जिसमें 0.2 एम्पियर की धारा 0.4 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बढ़ती है, जो 0.4 वाट का शक्ति प्रवाह दर्शाता है। चलिए इसे हम पहले सॉल्व करते हैं, जो कि हम आपको बता दें। यहाँ पर आपकी धारा दी गई है और यहाँ पर आपका वाट दिया गया है, यहाँ पर यानी P बराबर आपका दिया गया है। फार्मूला होता है P बराबर आपका यहाँ पर LdI/dt होता है, जो कि हम इसी फार्मूले पर मान रखेंगे, जो कि आपको यहाँ पर रखकर हम आपको बता देते हैं। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर I का मान दिया गया है और DI/dt का पूरा मान दिया गया है और P का मान दिया गया है। हमें L निकालना है। सिंपल सा फार्मूला हमने आपको बता दिया, इस फार्मूले पर मान रखना है। जैसे कि यहाँ पर मान रख के इसे सॉल्व कर लेना है। आपका उत्तर आ जाएगा आपका 5 हेनरी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये सवाल। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और वीडियो को पीछे करके जरूर समझ लीजिए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, किसी आयरन कोर पर 60 फेरे लपेटे हुए कॉइल का इंडक्टेंस 4 मिली हेनरी है। यदि फेरों की संख्या दोगुनी हो जाए तो इंडक्टेंस का नया मान डैश होगा। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है, पूरा मान दिया गया है, जो कि L बराबर दिया गया है, N बराबर दिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं जो कि इसको दुगना किया गया है। हम आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से समझा देते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला आपका दिया गया है L बराबर म्यू N स्क्वायर अपान N स्क्वायर इंटू A/L, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं L प्रोपोर्शनल N स्क्वायर के होता है। इसे दुगना करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं L प्रोपोर्शनल 4N स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर N का मान रखेंगे, यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे तो आपका 16 मिली हेनरी आ जाएगा, जो कि आपका आंसर यहाँ पर आ गया। ऑप्शन नंबर डी 16 मिली हेनरी सही उत्तर होगा। चलिए उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। काफ़ी आसान सा प्रश्न है। जैसे कि हीटिंग तत्वों के तार डैश के बने होते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर नाइक्रोम के बने होते हैं, इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसे कि हीटिंग तत्वों के तार फ्लैट नाइक्रोम यानी निकिल प्लस क्रोमियम से बने होते हैं, जो कि नाइक्रोम तार का प्रतिरोध अधिक होने के कारण अधिक हीट उत्पन्न होता है, जो कि फार्मूला का होता है H बराबर I²RT। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि H बराबर उत्पन्न ऊष्मा करता है, जो कि I आपको धारक प्रदर्शित करता है, R प्रतिरोध को और T समय को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अच्छा सुचालक नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है इसमें सुचालक कौन सा नहीं है। यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम सुचालक है, सिल्वर सुचालक है, जो कि सबसे अच्छा चालक सिल्वर होता है, तांबा भी चालक है, जबकि पोर्सलिन आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, ये कुचालक होता है। चलिए पूरी जानकारी फिर से आपको बताते हैं, जो कि पोर्सलिन पदार्थ एक कुचालक होता है। पोर्सलिन एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, जिससे विभिन्न आकृतियों में ढालकर, सुखाकर तथा पकाकर विभिन्न प्रकार की अचालक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसका उपयोग ओवर हेड लाइन हेतु अचालक, फ्यूज, किट कैट, स्विचों, हीटिंग एलिमेंट के लिए प्लेटें आदि बनाने में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न आपका दिया गया है। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि वार्निश कैम्ब्रिक, ये इसका राइट आंसर है। जैसे मोटर कनेक्शन के लिए आपका टेप जो होता है वार्निश कैम्ब्रिक टेप होता है, और इसके बारे में इसकी पूरी जानकारी देखते हैं, इसकी क्या खासियत होती है। जैसे कि वार्निश कैम्ब्रिक जो होता है यह संसेचित सूती कपड़ा का होता है, जिस पर वार्निश की कोटिंग की जाती है, और इस प्रकार के विद्युत रोधन को एम्पायर टेप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विद्युतशीलता जो होती है 2.5 से लेकर 3.8 तक होती है। इसे आप जरूर याद रखें, यहाँ पर इसकी विद्युतशीलता पूछा जाता है।
परावैद्युत सामर्थ्य जो होता है इसका 4 किलोवोल्ट प्रति एमएम होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, एक विद्युत रोधी केबल में क्षरण धारा होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए इसको हम आपको देते हैं, जो कि इसको आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसे आप होमवर्क के टाइप पर ले जाइए, आप इसे बताइएगा जो कि इसका आंसर क्या है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, अनुनाद आवृत्ति के ऊपर प्रचलित श्रेणी अनुनाद परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि शक्ति गुणक पश्चवर्ती और एकांक से कम होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है। अनुनाद आवृत्ति के ऊपर श्रेणी अनुनाद परिपथ का शक्ति गुणक यानी पश्चगामी व अनुनाद आवृत्ति के नीचे शक्ति गुणक जो होता है यानी पावर फैक्टर आपका अग्रगामी यानी लीडिंग तथा 1 से कम होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी श्रृंखला यानी सीरीज आरएलसी परिपथ में क्यू फैक्टर 15 है, यदि अनुनादी 2.25 किलो हर्ट्ज है तो बैंड की चौड़ाई ज्ञात करना है आपको। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, जो कि हम आपको बता देते हैं, जो कि आपका क्यू फैक्टर जो दिया गया है वो आपका 15 दिया गया है। यहाँ पर अनुनादी जो दिया गया है 2.25 किलो हर्ट्ज दिया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि दिया गया पूरा मान आवृत्ति आपकी दी गई है। इससे सॉल्व करेंगे तो बैंड चौड़ाई बराबर फार्मूला होता है आपका फ्रीक्वेंसी बटे क्यू फैक्टर। यहाँ पर मान रख देंगे, जो कि यहाँ पर दिया गया मान रखेंगे, भाग दे देंगे आपका 150 हर्ट्ज। इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डबल एनर्जी ट्रांजिट किसमें होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि आरएलसी सर्किट में होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि डबल एनर्जी ट्रांजिस्टर आरएलसी सर्किट में होता है, क्योंकि आरएलसी सर्किट में विद्युत चुंबकीय और स्थिर विद्युत की दोनों एनर्जी के रूप में उपलब्ध रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि V sin 4t की वोल्टता एक शुद्ध संधारित्र यानी कैपेसिटर में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन कैपेसिटर से बहने वाली धारा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि ए साइन कोष्टक में 4t प्लस π/2 इसका राइट आंसर है। चलिए आप इसे याद जरूर रखें, जो कि यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणक 0.80 होने पर और 220 वोल्ट एसी से 10 किलोवाट लोड द्वारा कितनी धारा खींची जाती है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि हम आपको बता देते हैं। जैसा कि आपका यहाँ पर P बराबर दिया गया है और वोल्टेज दिया गया है, और आपका यहाँ पर दिया गया देख सकते हैं पावर फैक्टर दिया गया है। फार्मूला आपका होता है तो P बराबर VI cos थीटा, यानी P बराबर VI cos थीटा होता है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पावर फैक्टर 0.80 रखेंगे और वोल्टेज का मान रखेंगे, और यहाँ पर P बराबर रख देंगे, जो कि यहाँ पर दिया गया है। पूरा मान यहाँ पर रखेंगे, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। वहाँ पर मोबाइल में स्क्रीन में लिखते कम बनता है, इसलिए यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। फार्मूले पर पूरा मान रखेंगे, जो कि सॉल्व करेंगे। यहाँ पर गुणा भाग आप कर लीजिएगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर 56.81 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बताते हैं, क्षारीय बैटरियाँ निम्नलिखित क्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न करती हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी रासायनिक क्रिया, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं, जो कि संस्थापक यानी स्टोरेज बैटरी को द्वितीयक सेल या सीसा अम्ल यानी लेड एसिड बैटरी यानी क्षारीय सेल भी कहते हैं। चलिए जैसे कि पहले विद्युत द्वारा रासायनिक क्रिया कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा सेल में रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्र होती है। इसके बाद रासायनिक ऊर्जा बाहरी परिपथ को विद्युत धारा प्रदान करती है। इस प्रकार क्षारीय सेल में दो स्थितियां होती हैं। चलिए जैसे कि चार्जिंग के समय
चार्जिंग कंडीशन के समय जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में, और डिस्चार्ज के समय रासायनिक ऊर्जा आपकी चेंज होती है विद्युत एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि यहाँ पर इस समीकरण द्वारा आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि बैटरी का प्रयोग किया जाता है, किस में करते हैं, राइट आंसर आपका हो जाएगा जैसे कि ऑप्शन नंबर ए, विभव अंतर बनाए रखने के लिए करते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि बैटरी का प्रयोग विभव अंतर बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैटरी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके ऊर्जा को संग्रहित करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर बाहरी परिपथ को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि बैटरी की आवश्यकता से अधिक आवेशन करने पर क्या होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि बैटरी ज़्यादा चार्ज करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी में गैस उत्पन्न होने लगती है, बैटरी में आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है और धनात्मक प्लेटों का संक्षारण हो जाता है और लेड पेरोक्साइड बन जाता है, जिससे प्लेटें भौतिक रूप से कमज़ोर पड़ जाती है। ये सारी क्रियाएँ आपकी होने लगती हैं। चलिए एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि बैटरी की जो है आवश्यकता से अधिक आवेशन यानी चार्ज करने पर बैटरी में गैस उत्पन्न होने लगती हैं, बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है, धनात्मक प्लेटों का संक्षारण हो जाता है और लेड पेरोक्साइड बन जाता है, जिससे कि प्लेटें कमज़ोर पड़ जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, स्थायी चुंबक के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री की वरीयता दी जाती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, एल्निको इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम स्थायी चुंबक के बारे में देखते हैं, स्थायी चुंबक के लिए एल्निको सामग्री की वरीयता दी जाती है। इसमें एल्युमिनियम, कोबाल्ट तथा निकिल प्रयुक्त की जाती है। स्थायी चुंबक में प्रयुक्त स्थायी शैथिल्य यानी हिस्टैरिसीस ह्रास क्षेत्रफल होता है। इसके अतिरिक्त स्थायी चुंबक में चुंबकीय सामर्थ्य अधिक होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, डेड डैश कमजोर चुंबकीय क्षेत्र से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में स्थानांतरित करने की प्रवृत्ति होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि लौह चुंबकीय पदार्थ, ये इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं एक बार फिर से, जो कि लौह चुंबकीय पदार्थ में कमजोर चुंबकीय क्षेत्र से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में स्थानांतरित होने की प्रवृत्ति होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ के रूप में फेरस, कोबाल्ट तथा निकिल का प्रयोग करते हैं हम। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता का मान सबसे अधिक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लोहा इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम आपका, जो कि अपेक्षित चुंबकशीलता का मान फेरोमैग्नेटिक पदार्थों में सर्वाधिक होता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, और विकल्पों में लोहा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, इसकी पारगम्यता 1 से अधिक होती है। अगला प्रश्न, डेड डैश पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता एकक से थोड़ी अधिक होती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि अनुचुंबकीय, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको पूरा जानकारी दे देते हैं, यहीं पर आपको पूरी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि लौह चुंबकीय पदार्थ में जो होता है 1 से बहुत अधिक होती है, और अनुचुंबकीय पदार्थ में जो होता है वो 1 से कुछ अधिक होती है, ज़्यादा नहीं, 1 से थोड़ा ही अधिक होती है। जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जो होता है वो 1 से कम होता है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न, परमेलाय में वजन के हिसाब से सबसे अधिक प्रतिशतता वाला संघटक डेड डैश है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, निकिल इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जो कि परमेलाय का मुख्य भाग निकिल होता है। यह निकिल व लोहे से मिलकर बनता है, जिसको आसानी से चुंबकित तथा विचुंबकित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, जो कि अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियां जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सही उत्तर आपका है, जो कि डोपिंग कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम सभी टॉपिक से सवालों को कवर कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए इसकी पूरी व्याख्या आपको बताते हैं, जो कि अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियों को जोड़ने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। किसी अर्धचालक तत्व में किसी अन्य तत्व को अशुद्धि के रूप में मिश्रित करने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। अर्धचालकों में डोपिंग 2 तरह से की जाती है, जो कि पी प्रकार के अर्धचालक के लिए इंडियम अथवा गैलियम तत्व की अल्प मात्रा में अशुद्धि के रूप में मिला दी जाती है,
और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे जो कि इन प्रकार के अर्धचालक के लिए आर्सेनिक अथवा एंटीमनी तत्व की अल्प मात्रा में अशुद्धि के रूप में मिला दी जाती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वह पदार्थ जिसका विद्युत प्रतिरोध प्रकाश पड़ने से बदलता है क्या कहलाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फोटो कंडक्टिव, ये इसका सही उत्तर होगा, यही आपका राइट आंसर है। चलिए, जैसे कि वह पदार्थ जिसका विद्युत प्रतिरोध प्रकाश पड़ने से बदलता है फोटो कंडक्टिव कहलाता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि यहाँ पर अर्धचालक के बारे में बात करेंगे। अर्धचालक निम्नलिखित में से क्या है। अर्धचालक यहाँ पर आपका सिलिकॉन है। इसकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। इसमें बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए, और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे जो कि सिलिकॉन एक अर्धचालक है। अर्धचालक पदार्थों में एनर्जी गैप चालकों से अधिक या चालकों से अधिक तथा कुचालकों से कम होता है। सामान्य ताप पर शुद्ध अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, जबकि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के लिए कंडक्शन बैंड तथा वैलेंस बैंड के मध्य एनर्जी गैप जो होता है सिलिकॉन में जो होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जर्मेनियम में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये इसका पूरी व्याख्या थी। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, पीएन जंक्शन पर मौजूद विभव प्राचीर है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पर छिद्रों और इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण पुनः संयोजन को रोकता है। ऑप्शन नंबर सी, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न की तरफ मूव करते हैं जो कि यहाँ पर आपका डीसी जनरेटर से संबंधित है। डीसी जनरेटर में निम्नलिखित में से कौन सा आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव नहीं है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ध्रुवों की संख्या में वृद्धि, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम बात करते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीसी जनरेटर में रूपांतरण की समस्या चुंबकीय तटस्थ अक्ष का स्थानांतरण जनित ईएमएफ में कमी होती है, जबकि ध्रुवों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण कोई असंतृप्त डीसी मशीन की परिणति किस प्रभाव में होगी। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि क्रॉस चुंबकन प्रभाव, ये इसका राइट आंसर है। चलिए पूरी व्याख्या आपको फिर से बता देते हैं जो कि डीसी मशीन में कोर की असंतृप्त स्थिति तक आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्रॉस मैग्नेटाइजेशन प्रकार का होता है, जबकि कोर की संतृप्ति के बाद डीमैग्नेटाइजेशन प्रकार का होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि आर्मेचर अनुक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को प्रबल बनाता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि आर्मेचर फ्लक्स का मुख्य फ्लक्स पर प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है और यह मुख्य फ्लक्स को कम या विकृत कर देता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया की चुंबक शक्ति को समाप्त करने का प्रभाव निम्नलिखित में से किस कारण होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि फील्ड पोल की चुंबकीय संतृप्ति, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं फील्ड पोल की चुंबकीय संतृप्ति के कारण डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया की चुंबकीय शक्ति समाप्त की जाती है। आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। अगला प्रश्न, आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव चुंबकीय उदासीन अक्ष को डेड डैश की ओर स्थानांतरित करना होता है। सही उत्तर जनित के लिए घूर्णन की दिशा, ये इसका राइट आंसर है। आर्मेचर की प्रतिक्रिया प्रभाव चुंबकीय उदासीन अक्ष को जनित्र के लिए घूर्णन की दिशा की ओर स्थानांतरित करना है। जनित्र यानी जनरेटर हेतु विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द्वारा ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक वितरण ट्रांसफार्मर डेड डैश होता है। वितरण ट्रांसफार्मर में क्या होता है आपको बताना है। जैसे कि इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए ट्रांसफार्मर से 3-4 क्वेश्चन एक जगह देख लेते हैं जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। एक वितरण ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो कि 11 किलो वोल्ट को 440 वोल्ट 230 वोल्ट में परिवर्तित करता है। वितरण ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है 50% होती है। वितरण ट्रांसफार्मर द्वितीयक वाइंडिंग में फेरों की संख्या
प्राथमिक वाइंडिंग से कम होती है। द्वितीयक वाइंडिंग का वोल्टेज प्राथमिक वाइंडिंग से कम होता है। जैसे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग संचरण लाइन में किया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होती है सेकेंडरी में टर्नों की संख्या अधिक होती है, जो कि मतलब सेकेंडरी में प्राथमिक से ज़्यादा होती है। स्टेप डाउन में जो होता है प्राथमिक में सबसे ज़्यादा होती है सेकेंडरी की तुलना में। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात 10 है, यदि इनपुट सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट सप्लाई कितनी होगी। चलिए इसका सही उत्तर सभी को पता होगा, जो कि 50 हर्ट्ज इसका सही उत्तर है। इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, आप जानते ही होंगे, फ्रीक्वेंसी इसकी नियत रहती है। और जबकि आपकी धारा बदल जाती है, वोल्टेज बदल जाता है, ये सारी चीज़ बदल जाती है। जैसे कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को समान आवृत्ति पर परिवर्तित करने का कार्य करती है, अर्थात ट्रांसफार्मर की इनपुट सप्लाई आवृत्ति और आउटपुट सप्लाई आवृत्ति दोनों बराबर होती है, अतः आउटपुट आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगी। अगला प्रश्न, वोल्ट मीटर युक्त प्रयुक्त परिणामी त्रेनित ट्रांसफार्मर को विभव ट्रांसफार्मर कहते हैं। विभव ट्रांसफार्मर का उनके द्वितीयक का निर्धारण डैश है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि 110 वोल्ट, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि वोल्ट मीटर युक्त प्रयुक्त ट्रांसफार्मर को विभव ट्रांसफार्मर कहते हैं। विभव ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वाइंडिंग का वोल्टेज 110 वोल्ट होता है। विभव यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टेज को मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्रतिशत हानियां होती हैं, इसमें कोई हानि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए और कुछ जानकारी देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखते हैं। एक प्रत्यावर्तित के लिए शून्य यानी पावर फैक्टर पश्चिगामी भार के लिए आर्मेचर प्रतिक्रिया डैश होगी। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, जो कि पूर्ण विचुंबकन, ये इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जो कि प्रत्यावर्तित में जो होता है इकाई, इसका पावर फैक्टर और आर्मेचर प्रतिक्रिया देख लेते हैं। जैसा कि इकाई जो हो, इसका पावर फैक्टर इकाई होता है प्रत्यावर्तित का, जो कि इसका आर्मेचर प्रतिक्रिया जो होती है चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव होती है, और इसके पावर फैक्टर शून्य लैगिंग होता है, और इसमें विचुंबकन होता है आर्मेचर प्रतिक्रिया। यहाँ पर इस प्रकार आप देख सकते हैं। मोटर के लिए इसी प्रकार आप देख सकते हैं। दोस्तों ये पोर्शन आप जरूर याद रखें, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा ही अंतर है, देख सकते हैं यहाँ पर शून्य लैगिंग में विचुंबकन होता है, इसमें चुंबकन होता है, इसलिए आप इसे जरूर याद रखें, इसमें कंफ्यूजन होता है आपको। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता दें, जब भी संयोजित भार के परिवर्तन होता है तब प्रत्यावर्तित की टर्मिनल वोल्टता बदल जाती है। ऐसा परिवर्तित में वोल्टापात की वजह से होता है, जो कि निम्न में से कौन सा कारण होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, आर्मेचर प्रतिरोध होता है और आर्मेचर क्षरण प्रतिघात भी होता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया, ये सारे चीज़ इसमें होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए व्याख्या के माध्यम से आपको क्लियर करना चाहेंगे, जो कि यहाँ पर आपको बता दें, जब प्रत्यावर्तित की टर्मिनल वोल्टता बदल जाती है तो इसके वोल्टापात का कारण आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर क्षरण प्रतिघात तथा आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर यानी प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर के मामले में आर्मेचर क्षरण प्रतिघात को डैश भी कहा जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पोर्टियर प्रतिघात कहते हैं, ये इसका सही उत्तर हो गए। जैसे कि अल्टरनेटर में आर्मेचर क्षरण प्रतिघात को पोर्टियर प्रतिघात कहते हैं, जो जनित्र में प्रतिघात ज्ञात करने की एक विधि है। यह विधि वोल्टा विनियमन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अगला प्रश्न, किसी अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण विचुंबकन प्रभाव को कैसे प्रतिकारित किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर फील्ड उत्तेजन धारा को बढ़ा करके, ये इसका सही उत्तर है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार दी गई है। किसी अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण विचुंबकन प्रभाव के क्षेत्र उत्तेजन धारा को बढ़ाकर प्रतिकारित किया जाता है, और अल्टरनेटर वास्तव में एक जनित्र यानी जनरेटर ही है, जो कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि मीटर जो वोल्टेज मापता है कहलाता है, क्या कहलाता है? सही उत्तर आपका है जो कि वोल्ट मीटर कहलाता है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं जो कि पूरी व्याख्या के माध्यम से यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है। वोल्ट मीटर का आविष्कार जो है एम ओरेस्टेड ने 1819 में किया था। वोल्ट मीटर किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के दौरान दो बिंदुओं के बीच में विभव अंतर को मापता है। दोनों के वोल्टेज में कितना अंतर है ये इसकी माप करता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसके मापन के लिए मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर जो कि एसी धारा और डीसी वोल्टेज और प्रतिरोध, ये तीनों चीज़ आपको मल्टीमीटर माप के देता है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता दें जैसे कि मल्टीमीटर का प्रयोग एसी तथा डीसी वोल्टेज, प्रतिरोध, एसी तथा डीसी धारा मापने हेतु किया जाता है। मल्टीमीटर दो प्रकार के होते हैं, एक एनालॉग तथा दूसरा डिजिटल मल्टीमीटर आपका होता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं किसी धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? सही उत्तर आपका है जैसे कि धारा मापी के साथ समांतर क्रम में एक निम्न मान का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जोड़कर, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर जैसे कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने हेतु इस यंत्र के साथ समांतर क्रम में एक निम्न मान का प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंस जोड़कर करते हैं, अर्थात शंटिंग क्रिया द्वारा बदलते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में निम्नलिखित को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है। अमीटर कई तरह के होते हैं जैसे कि निम्न मान वाली धारा मापने हेतु या मिली या माइक्रो अमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे जैसे कि यदि यूनिवर्सल मोटर में डीसी आपूर्ति संभारित है तो वह डेड डैश के रूप में काम करता है। सही उत्तर डीसी सीरीज यानी डीसी सीरीज वाइंडिंग मोटर, ये इसका राइट आंसर है। चलिए व्याख्या आपको बताना चाहेंगे जैसे कि यहाँ पर दी गई है। यूनिवर्सल मोटर को डीसी सप्लाई प्रदान करने पर यह एक डीसी सीरीज मोटर की भांति कार्य करेगी। यह मोटर डीसी के साथ एसी पर भी कार्य कर सकती है। इसका उपयोग सिलाई मशीन इत्यादि में हम करते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है एक यूनिवर्सल मोटर की चाल बला घूर्ण विशेषताएं डेड डैश की गति बला घूर्ण विशेषताओं के समान होती है। सही उत्तर डीसी धारा मोटर यानी डीसी सीरीज मोटर के समान होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यूनिवर्सल मोटर की चाल बला घूर्ण विशेषताएं डीसी सीरीज मोटर की टॉर्क की दिशा के समान होती है। इसे मिक्सर आदि प्रयोग में भी लिया जाता है। साथ ही यह एसी तथा डीसी दोनों अनुप्रयोग में उपयोग में ली जाती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया यदि यूनिवर्सल मोटर में दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर के साथ कार्बन ब्रश का संपर्क अनुपयुक्त हो तो उभय धारा मोटर में तो कैसी त्रुटि होगी? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे जैसे कि ऑप्शन नंबर डी, मोटर में हमिंग की ध्वनि आएगी, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसे कि मोटर में यदि दिक् परिवर्तक तथा कार्बन ब्रश का संपर्क अनुप्रयुक्त है तो मोटर में हमिंग की ध्वनि आएगी। यह दिक् परिवर्तक मोटर में मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से यूनिवर्सल मोटर की एक उत्कृष्ट विशेषता क्या है? सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर उच्चतम आउटपुट KW अपान यानी किलोवाट अपान kg अनुपात होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है। यहाँ पर आपको बताना इसमें कौन सा गलत है। इसके स्टेटर और घूर्णक यानी स्टेटर और रोटर दोनों पटलित होते हैं यानी लेमिनेटेड होते हैं, ये आपका सही है। यह एसी और डीसी दोनों आपूर्ति पर काम करती है, बिल्कुल सही है। शून्य भार पर यह 2000 यानी 20,000 RPM जैसी अत्यधिक उच्च गति पा सकती है, बिल्कुल सही है। जबकि यह डी नंबर जो दिया है ये 500 RPM जैसी निम्न गति पर संतोषजनक रूप से चलती है, यही आपका गलत है, यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि
किसी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप कोण 45 डिग्री है तो इसका भेदन डैश स्टेप प्रति चक्कर होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे। फार्मूला आपका होता है जो कि आपका होता है, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें 360 बटे बीटा होता है। फार्मूले पर मान रखेंगे जो कि यहाँ पर 45 है, 45 से भाग दे देंगे, आपका यहाँ पर 8 आ जाएगा सही उत्तर, जैसे कि आप इसे जरूर याद रखें। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं एक स्टेपर मोटर मूलतः एक डैश डैश होती है। सही उत्तर आपका है, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल यानी तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं एक स्टेपर मोटर मूलतः एक सिंक्रोनस मोटर होती है और इस मोटर का प्रचालन डिजिटल संकेत में किया जाता है। स्टेपर मोटर का उपयोग कंप्यूटर उपकरणों में ड्राइविंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर छत के पंखों को फर्श से डैश डैश ऊपर लटकाया जाना चाहिए। सही उत्तर आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए 2.75 मीटर ऊपर लटकाना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि रोटर के डैश डैश पर पहुंचने पर अपकेंद्री स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को विसंयोजित कर देता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि 75 से 80% गति पर पहुंचने पर आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग काट देगा, यानी अपकेंद्री स्विच हट जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आपको फिर से बता दें, रोटर की निर्धारित गति से 75 से 80% पहुंचने पर अपकेंद्री स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को विसंयोजित यानी अलग कर देता है। यह स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज क्रम में जुड़ा होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, यूनिवर्सल मोटर को डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है। यूनिवर्सल मोटर को एसी यानी आपका यूनिवर्सल मोटर को आपको एसी सीरीज मोटर के नाम से भी जानते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यूनिवर्सल मोटर एसी सीरीज मोटर के नाम से भी जाना जाता है। यूनिवर्सल मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, जो कि दिश धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा दोनों पर लगभग समान गति से कार्य करती है। ये आपका पूरी व्याख्या थी। जैसे कि अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे निम्नलिखित में से कौन सी वाइंडिंग नीचे दिए गए प्रतीक द्वारा दर्शाई गई है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जहाँ की यहाँ पर आपका सही उत्तर है सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, ये आपकी दिखाई गई है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, जो कि आपकी व्याख्या इस प्रकार दी गई। बास्केट वाइंडिंग के बारे में जानकारी दी गई, यहाँ पर देखते हैं बास्केट वाइंडिंग जो होती है पूर्ण होने के उपरांत इसकी आकृति बांस की बनी टोकरी जैसी होती है, इसी कारण इसका नाम बास्केट वाइंडिंग है। जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, यह सिंगल एवं डबल लेयर प्रकार की वाइंडिंग होती है। आपको बताना है ये कौन सी वाइंडिंग है, जो कि इस प्रकार दिया गया है। नीचे दिए गए चित्र के जरिए कौन सी वाइंडिंग को दिखाया गया है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर स्किन वाइंडिंग है, ये इसका सही उत्तर है। ये एक ही वाइंडिंग होती है जो कि इस प्रकार लपेटकर बनाई जाती है। चलिए यहाँ पर पूरी वाइंडिंग के बारे में देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार दी गई। स्किन वाइंडिंग के बारे में देखते हैं। इस प्रकार की वाइंडिंग में एक बड़ी क्वाइल लपेटी जाती है और उसे विभिन्न स्टेटर खांचों में स्थापित किया जाता है। और स्क्रू वाइंडिंग जो होती है, इस प्रकार की वाइंडिंग में क्वाइल के दोनों पार्श्व छोटे बड़े रखे जाते हैं, जिससे मोटर की ऊष्मा में विकिरण के लिए अधिक खुला स्थान उपलब्ध हो। यह वाइंडिंग उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों में उपयोग की जाती है। अगला पॉइंट है, जैसे कि डायमंड क्वाइल वाइंडिंग के बारे में देखते हैं। इस प्रकार की वाइंडिंग में क्वाइल को हीरे की आकृति प्रदान की जाती है। यह अधिक स्थान घेरती है और उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों में उपयोग किया जाता है इसका प्रयोग। चलिए बास्केट वाइंडिंग के बारे में तो हमने आपको बता दिया है, फिर से देख लेते हैं। वाइंडिंग पूर्ण होने के बाद इसकी आकृति बांस की पट्टियों की बनी टोकरी जैसी प्रतीत होती है। यह एकल व दोहरी परत वाली होती है। अगला प्रश्न किस प्रकार की वाइंडिंग में क्वाइलें एक दूसरे के साथ परस्पर छादित होती हैं। सही उत्तर चैन वाइंडिंग, ये इसका राइट आंसर है। जैसे कि यहाँ पर चैन वाइंडिंग एक दूसरे पर छादी होती हैं। इस वाइंडिंग्स का प्रयोग सीलिंग फैन में किया जाता है। इस वाइंडिंग का अन्य नाम फ्लैट लूप ओवरलैप। इस प्रकार की वाइंडिंग में प्रति फेज क्वाइल की संख्या एक से एक अधिक रहती है। क्वाइल प्रायः दो प्रकार की बनाई जाती है और प्रत्येक
स्टेटर खांचों में 2 कॉइल्स के पार्श्व स्थापित किए जाते हैं। यह वाइंडिंग जंजीर की भांति व्यवहार करती है। यह वाइंडिंग सिंगल फेज एसी पंखों पर स्थापित की जाती है। अधिकतर इसे कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, ट्रांसफार्मर का नियमित अनुरक्षण डैश जांच करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफार्मर के विद्युत रोधन की, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि व्याख्या देख लेते हैं, यहाँ पर पूरी जो व्याख्या दी गई है, ट्रांसफार्मर का नियमित अनुरक्षण ट्रांसफार्मर के विद्युत रोधन यानी इंसुलेशन की जांच करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर का परिचालन परीक्षण जो है यानी रूटीन टेस्ट जो होता है, मुख्य रूप से उत्पादन में व्यक्तिगत इकाई होती है के परिचालन प्रदर्शन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की पुष्टि करने के लिए की जाती है। इसके अंतर्गत निम्न परीक्षण किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं, जैसे कि कुंडलन प्रतिरोध टेस्ट और विद्युत रोधन प्रतिरोध टेस्ट, ध्रुवता वेक्टर ग्रुप टेस्ट, उच्च वोल्टता परीक्षण, टर्न अनुपात वोल्टेज अनुपात परीक्षण, सतत परीक्षण यानी कंटिन्यूटी टेस्ट, ये सारी जांच हम करते हैं। अगला प्रश्न, ल्यूमेन क्या है? सही उत्तर प्रदीप्त का मात्रक है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि ल्यूमेन प्रदीप्त का मात्रक होता है, ल्यूमेन में दृश्य प्रकाश के उत्सर्जन को मापा जाता है। यह ल्यूमिनस फ्लक्स को मापता है। यह एक कैंडला शक्ति वाले ल्यूमिनस वस्तु में प्रति यूनिट सॉलिड कोण पर जो ल्यूमिनस फ्लक्स उत्पन्न होता है उसे ल्यूमेन कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रदीप्ति प्रकाश नालिका के विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चौक संयोजित करने का उद्देश्य है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा को एक उचित स्तर तक सीमित रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं पूरी व्याख्या, जो कि प्रदीप्ति प्रकाश नालिका के विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चौक संयोजित करने का उद्देश्य विद्युत धारा को एक उचित स्तर तक सीमित रखना होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा फिलामेंट लैंप के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जो कि नाइक्रोम फिलामेंट, ये आपका प्रयोग नहीं हो सकता। जबकि आपके कार्बन होता है, टेंटलम फिलामेंट होता है, टंगस्टन फिलामेंट होता है। ये आपका जो टेम्परेचर वाली वस्तुएं जैसे कि प्रेस वगैरह, हीटर वगैरह, इसमें नाइक्रोम का प्रयोग हम करते हैं। यही आपका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि नाइक्रोम तार का प्रयोग फिलामेंट लैंप के लिए नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग हीटर कॉइल के रूप में किया जाता है। कार्बन, टेंटलम, टंगस्टन फिलामेंट में लैंप का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कार्बन का तापमान जो है 3400 डिग्री सेल्सियस होता है और टंगस्टन का जो तापमान होता है 3370 डिग्री सेल्सियस होता है। ये थे आपके प्रश्न।